Hello guys, good evening to all of you. Hope all of you are doing well. देखिए ये आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई को शेड्यूल है आपका, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो बेस्ट हो सकता है वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये आपका प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट हुआ ईयर का पेपर है वो आंसर की आज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था उसका आंसर की ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 ई ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द वर्ड सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। तो क्या इंक्लूड नहीं करता वो बोला। तो ये करता है, ये करता है और ये वाला चीज़ करता है, ये चीज़ नहीं करता है, रॉ मटेरियल एंड टूल्स वाला। तो देखिए अब देखिए सबसे पहली बात है स्ट्रेटजी आपकी क्या है आरआरबी एसडब्ल्यूआई की, कि आपको जो भी पढ़ना है वो डेप्थ में पढ़ना है। पहली बात तो देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन आया है। हमारा अगला क्वेश्चन, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट व्हेन शैल एन एम्प्लॉयड पर्सन बी डीम्ड एब्सेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। कब माना जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो व्हेन ही इज़ प्रेजेंट बट रिफ्यूज़ेस टू वर्क ड्यू टू स्टे इन स्ट्राइक और एनी अदर अनरीजनेबल कॉज, इस वजह से। अंडर सेक्शन 13 of the IESO 1946, what is the maximum quantum of fine is imposed on employer who fails and submit draft standing order as required by section 3? तो 500 रुपीज़ का फ़ाइन लगता है। देखिए फ़ाइन वाले सारे क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो सबसे अच्छा है उस चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए अगर 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसमें 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है, मैं तो ये बोलूँगा। अंडर द सेक्शन 10 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 में व्हाट डिटेल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस फॉर पार्शियल डिस्क्लोजर। तो फीस पेएबल एंड द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, ये आंसर होगा इसका। व्हाट डिटेल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस फॉर पार्शियल डिस्क्लोजर। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द IESO हाउ मेनी कॉपीज़, तो ये तो सबको पता है 5 कॉपीज़ 6 मंथ, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 46 ऑफ ESIC एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट इज़ पेएबल टू एन इंश्योर्ड वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, तीनों में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। CCA देखें NPS रूल्स में आ गया, NPS पढ़ के जाना है, ठीक है। डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर द रूल 22 कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए करेक्ट क्या क्या है, इफ़ देयर इज नो वैलिड नॉमिनेशन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पस इज पेड टू लीगल हेयर, बिल्कुल सही। इफ़ बेनिफिट्स आर पेएबल अंडर द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन रूल्स द गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स आर क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। If there is no valid nomination, the remaining amount of corpus is paid to the consolidated state. The remaining pension amount corpus is paid to the nominated person as per the, एक मिनट सॉरी गलती से खुल गया, as per the PFRD, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 of the Workman Compensation Act 1923, if an employee leaves the vicinity of the place of employment before the required medical examination without being examined, what is the effect on his right to compensation? तो suspended है until he returns and offers himself for examination। अब फिर NPS का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए सबसे पहली बात तो इस टाइप के लिए NPS के लिए देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ पेपर का, अब जैसे अभी बोल रहे हैं लोग बामर लारी का पेपर है, हमारा SWI वाला पेपर है, एक शायद और एक पेपर है, तो देखिए इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है। इन सब में PSU वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें SWI में आते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो आप बामर लारी के एग्ज़ाम देने जाएं। अगर अच्छी प्रिपरेशन थोड़ा सा कम लेवल है, मतलब
तो नहीं, अच्छी प्रिपरेशन है तो फिर आप HWI के लिए जाएँ, अगर थोड़ा सा कम है तो बावनडारी के लिए जाएँ, क्योंकि HWI में वैकेंसी भी कम है जोन वाइज, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं कैटेगरी वाइज, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। इज़ द शॉर्टेस्ट की टू ओपन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट इन MS Excel, तो Ctrl+O। 25C में क्या है, 50% वाला है, सबको पता होता है ये। अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, वन कंपनसेशन डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर इज पेएबल टू पर्सन इन विच केस ऑफ इज द कमिश्नर नॉट बाउंड टू पे द मनी डायरेक्टली टू द पर्सन। व्हेन द कब नहीं बाउंड होता है, व्हेन द पर्सन इज ए वुमेन और ए पर्सन अंडर ए लीगल डिसेबिलिटी, तो ऐसा केस है, ठीक है। फाइन का क्या है, 7th डे वाला है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाला, अगर 1000 से लेस है। इसके बाद क्या है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 कीज़ होती है। एज पर द सेक्शन 15 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अपॉन फॉरवर्डिंग द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर और टू द ट्रेड यूनियन, तो इसके लिए 15 डे का ये होता है रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ये तो पता होगा सबको। सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, या मुझे जहाँ तक याद आ रहा है MP PGCL में भी आया था ये क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, देखना ये वाला सेक्शन मार देंगे लीगल स्ट्राइक, लेकिन ये नहीं है, इसमें प्रोविजन ऑफ ये है, ये सेक्शन 23 या 24 में है यहाँ तक मुझे लगता है। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कंप्लीशन ऑफ इज नॉट नेसेसरी, तो डेथ और डिसेबलमेंट के दोनों केस में, ठीक है। बोनस एक्ट में व्हाट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजन, तो 6 मंथ और 1000 रुपये बोध, ठीक है। इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में यूनियन हैज़ बीन रजिस्टर्ड एंड द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन डोंट प्रोवाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑन हु डिवाइड सच फंड, रजिस्ट्रार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, एनी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस fixed or revised by appropriate government in respect of the scheduled employment under the section 3 cannot consist of the cash value of the taxation in respect of supplies of the essential commodities, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन ये कि बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ जैसे ALC LE के लिए पढ़ते हैं तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 ऑफ EPFO एक्ट, ठीक है, द मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, व्हाट ट्रीटमेंट शैल बी अकॉर्डेड टू एनी अमाउंट दैट इज ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, बी डीम्ड विद फर्स्ट चेंज ऑन एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉय एस्टेब्लिशमेंट एंड पेड इन प्रियोरिटी टू ऑल अदर डेब्ट्स, ठीक है, ये है बेसिकली। इसके बाद क्या है, ये सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 ऑफ ESIC प्रोवाइड्स दैट ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड टू ए फंड दैट विल बी हेल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ESIC, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब इसके बाद सेक्शन 10 RTI के लिए ये भी देखिए, मैं आपको पहले भी एक सेक्शन 10 का आ चुका है, CPIO होता है, ठीक है, विच अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव नोटिस टू एप्लीकेंट इन्फॉर्म CPIO। उसके बाद माइंस एक्ट में क्या है कि माइंस एक्ट में अगर बोला गया है उसने कि इफ़ ए नोटिस गिवन अंडर द सेक्शन 23(1) रिलेट्स टू एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, द अथॉरिटी शैल मेक एन इंक्वायरी इनटू द अकरेंस विद इन हाउ मेनी मंथ ऑफ द रिसेंट, 2 मंथ, माइंस एक्ट, ठीक है। Obligation of person employed in a mine are enumerated under which provision, तो 72। तो इस मतलब जो वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड बाई, और ये तो जो दूसरा दिन होता है 2nd वर्किंग डे में हो जाना चाहिए। बाई विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए पर्सन वुड नॉट बी पेनलाइज्ड अंडर द सेक्शन 28, तो मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड, तब क्यों पेनलाइज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है।
ये तो आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ कोर्ट कंटेन्ड इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट व्हाट टाइम पीरियड इज स्टिपुलेटेड, ये आपका जो होता है 6 मंथ होता है कमेंसमेंट इंक्वायरी। ईपीएफओ में जो सेक्शन 11 है, व्हाट इज द सिचुएशन प्रायोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर द डेप्ट, देखिए क्वेश्चन पहले भी आया है, वेयर एन एम्प्लॉयर इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, तो ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर वाला देखिए पहले भी आया है, तो आप इसको कर सकते थे, दोनों क्वेश्चन को एक साथ मिला कर सकते थे। अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ए प्रेग्नेंट वुमेन is required to furnish a notice to her employer stating that date from which she shall be absent from work. Such date should not be earlier than 6 weeks from the date of expected delivery. ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।